हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 45 तक कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 46 से। देखो सेक्शन नंबर 46 में क्या है, टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कौन से टाइम पर परफॉर्म करने चाहिए, पार्टी को किस मैनर में परफॉर्म करनी चाहिए। तो वो शुरू हो रहा है पार्ट। इन सेक्शंस में बस एक बार मेरा रीडिंग है, आपको एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझा दूंगा सब सेक्शंस, तो आपको बस याद रखना है किस सेक्शन नंबर में किस चीज़ की बात की गई है। तो सेक्शन नंबर 46, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो देखो 46 में सबसे पहली बात क्या है, देखो जो व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड, कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट मेंशन एनी स्पेसिफिक टाइम, कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्पेसिफिक टाइम परफॉर्मेंस का नहीं दिया गया है। एंड नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, एप्लीकेशन मतलब कोई पार्टी अप्लाई करेगी कि आप परफॉर्म करो या फिर मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोमिसी। तो उसमें केस में क्या होगा, इस केस में जब टाइम भी स्पेसिफाई नहीं है प्लस कोई एप्लीकेशन भी नहीं है प्रोमिसी की कि प्रोमिसी कहेगा कि अप्लाई करेगा, तो द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ये जर्नल सेक्शन है। अगर कहीं पर कोई भी टाइम नहीं बताया गया तो हमें देखना है रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होता है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस, इट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में भी बताया गया है। देखो क्या है, रीजनेबल टाइम डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, सर्कमस्टांसेस, कंडक्ट। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बस इस सेक्शन में इतना याद रखना है, कोई टाइम नहीं बताया गया। रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दैट डिपेंड अपॉन केस टू केस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 47। तो इसमें क्या है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड। देखो इसमें टाइम स्पेसिफाई किया गया है बट नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। टाइम तो स्पेसिफाइड है। अब यहां पे टाइम का मतलब आपने क्या लेना है, टाइम मींस कि डेट बताई गई है। वी नो कौन से डे को करना है, कौन सी डेट को करना है, ठीक है। तो वो पता है, देखो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज अ डे टू परफॉर्मेंस बट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम ऑफ द डे। अब हमें डे तो पता है लेकिन कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। अगर एप्लीकेशन होती, जैसे अब नो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड लिखा है ना, एप्लीकेशन होती तो वो अप्लाई करता कि इतने बजे कर दो, लेकिन वो नहीं है। डे हमें पता है, टाइम हमें नहीं पता है। तो जो प्रोमिसर है, जनरल बात है फिर से, जो प्रोमिसर है उसकी ड्यूटी है वो कब करे, नॉर्मल बिजनेस आवर्स में, ठीक है। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर अ मशीन टू बी ऑन 10th जुलाई। अब ए कैन नॉट डिलीवर इट एट मिडनाइट, आधी रात को तो नहीं करेगा, वो बिजनेस आवर्स में ही करना है। तो देखो जहां नो टाइम, पिछले वाले में टाइम भी स्पेसिफाई नहीं था, तो मतलब रीजनेबल उसमें करे, और वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। यहां पे क्या बोला, नॉर्मल बिजनेस आवर्स में करे। अगर टाइम स्पेसिफाई है मतलब डेट पता है, डे पता है, लेकिन उस दिन का टाइम नहीं पता, तो फिर नॉर्मल बिजनेस आवर्स, ठीक है। दो सेक्शन हो गए। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 48, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस टू बी मेड बाय प्रोमिसी। अब इस सेक्शन में क्या है, जहां पर एप्लीकेशन मूव करनी है प्रोमिसी को। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर प्रोमिसी टू डिमांड परफॉर्मेंस, प्रोमिसी कहेगा कि प्रोमिसर को कि आज परफॉर्मेंस कर दो, इस टाइम पे कर दो। द प्रोमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस द प्रोमिसी अप्लाइज। तो प्रोमिसर तब तक करने के लिए बाउंड नहीं है जब तक प्रोमिसी अप्लाई कर दे परफॉर्मेंस के लिए, और एट फिक्स्ड प्लेस और टाइम, वो बता दे कब करनी है। तो इसमें क्या याद रखना है, 48 में एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस जहां पे प्रोमिसी की है, तो यहां पर क्या है, ड्यूटी ऑफ प्रोमिसी टू अप्लाई, ठीक है। उसमें वो बता देगा फिक्स्ड प्लेस और टाइम कि कब करना है, और इसी दिन फिर प्रोमिसर को करना पड़ेगा। लेकिन जब तक उसने एप्लीकेशन मूव नहीं करी तब तक, क्या है, एक सेकंड, तब तक जब तक एप्लीकेशन मूव नहीं करी तब तक ड्यूटी नहीं है प्रोमिसर की परफॉर्म करने की। इसीलिए इसमें ड्यूटी है पहले प्रोमिसी की अप्लाई करे प्रोमिसर को, तभी प्रोमिसर बाउंड होगा और तभी वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, ए इज टू पे 10,000 व्हेन बी डिमांड्स इट एट एज ऑफिस, ए नीड नॉट पे बिल टिल ए अप्लाइज फॉर परफॉर्मेंस। तो जब तक ए अप्लाई नहीं करता तब तक आपको तब तक उसको पे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 49, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस व्हेन नो प्लेस इज फिक्स्ड। अब क्या है, कोई प्लेस फिक्स नहीं है। व्हेन नो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, तो यहां किसकी ड्यूटी हो जाएगी, अब द प्रोमिसी मस्ट रिक्वेस्ट द प्रोमिसर टू फिक्स अ रीजनेबल प्लेस। तो यहां पे प्रोमिसी प्रोमिसर को कहेगा कि आप रीजनेबल प्लेस फिक्स कर दो।
तो प्रोमिसर देन परफॉर्म्स एट दैट प्लेस। तो ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी बट द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई वेयर, तो बी मस्ट टेल ए द लोकेशन एंड ए मस्ट डिलीवर देयर रीजनेबली। तो यहाँ पे प्रोमिसी रिक्वेस्ट करेगा प्रोमिसर को कि एक रीजनेबल प्लेस फिक्स कर दो, ठीक है। अब मैनर क्या होगी, देखो परफॉर्मेंस इन मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोमिसी। तो इफ द प्रोमिसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर और टाइम, अगर प्रोमिसी ने मैनर और टाइम बताया गया है तो प्रोमिसर को, और प्रोमिसर ने एग्री किया है, परफॉर्मेंस मस्ट फॉलो वही मैनर और उसी टाइम पे उसको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल देख लो, ए ओज बी 5000, बी सेज पे बाय बैंक ट्रांसफर, तो ए मस्ट पे बाय बैंक ट्रांसफर। अब जिस मैनर में कहा गया है तो इसमें बस याद रखना है कि प्रोमिसी ने जिस मैनर में बोला है, प्रोमिसी ने जो मैनर स्पेसिफाइड किया है उसी में करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले सेक्शंस डील करते थे हमारी इन बातों से। जहां पर कुछ नहीं बताया गया है पहले में तो रीजनेबल, उसके बाद हमें थोड़ी सी बात पता है, क्या मतलब, डे पता है लेकिन टाइम नहीं पता। तो टाइम नहीं पता तो उसमें भी वही बात थी कि जो है बिजनेस आवर्स में करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया कि अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करेगा जब प्रोमिसी प्रोमिसर को तभी वो करेगा। अगले में है कि इस वाले में प्रोमिसी मस्ट रिक्वेस्ट अ प्रोमिसर रीजनेबल प्लेस, इसमें प्लेस के लिए है। और यहाँ पे 50 में है कि जिस मैनर में प्रोमिसी ने बोला है उसी मैनर में करना पड़ेगा। तो हमने देख लिया परफॉर्मेंस ऑफ, जो परफॉर्मेंस है वो किस टाइम पे होनी चाहिए और कौन से मैनर पे होनी चाहिए। अब आते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पे, सेक्शन 51 से। तो देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं, जहां पर ना दोनों पार्टीज का कोई ना कोई रोल होता है, कि मतलब अगर ए ने कुछ करने को बोला है बी को तो बी ने भी कुछ बोला है, तो दोनों एक कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, दोनों पार्टी साइमल्टेनियसली एक दूसरे के लिए कुछ कर रही है, ठीक है। तो देखो व्हेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सेक्शन नंबर 51, व्हेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मस्ट बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली नीदर पार्टी इज बाउंड अनलेस द अदर इज विलिंग एंड रेडी। जब दोनों को साइमल्टेनियसली कुछ काम करना है रेसिप्रोकल प्रॉमिस में, तो कोई भी पार्टी बाउंड नहीं है जब तक सामने वाली पार्टी अपनी रेडीनेस और विलिंगनेस नहीं दिखा रही है, ठीक है। ए एग्रीज टू डिलीवर गुड्स टू बी इन एक्सचेंज ऑफ इमीडिएट पेमेंट, बोथ मस्ट बी रेडी अदरवाइज नीदर इज बाउंड। दोनों तैयार होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी बाउंड नहीं है। अब सेक्शन नंबर 52, जब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है तो उसमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, पहले कौन करेगा, किसी एक को तो पहले करना पड़ेगा ना। दोनों ऐसे तो नहीं हो सकता एक हाथ से दे रहे हैं और एक हाथ से सब 100 बैग उठा रहा है, नहीं हो सकता। कि अब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, तो इफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर ऑर्डर इट्स मस्ट बी फॉलोड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में बोला है कोई पर्टिकुलर ऑर्डर, वो अगर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन करेंगे कि जनरली इस केस में क्या होता है, कौन पहले करता है, तो वो देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, ए मस्ट बिल्ड अ हाउस बिफोर बी पेज फॉर इट, परफॉर्मेंस ऑर्डर इज इंप्लाइड, इसमें इंप्लाइड है कि ए को पहले घर बनाना है तभी बी पेमेंट करेगा। तो बस जो नॉर्मल होता है बिजनेस में चली आ रही चीजें हैं उसको देखेंगे, अगर स्पेसिफाई नहीं है, अगर स्पेसिफाई किया गया है तो उस हिसाब से हमें ऑर्डर करना पड़ेगा कि कौन पहले अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा। 53, लाइबिलिटी फॉर प्रिवेंटिंग परफॉर्मेंस। अब क्या है, एक पार्टी तो अपना परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब विलिंग है, लेकिन दूसरी पार्टी उसको करने नहीं दे रही। अब देखो क्या है, इफ वन पार्टी प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को प्रिवेंट कर दिया उसका पार्ट करने से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल बन जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी प्रिवेंटेड। जिस पार्टी को रोका है, मान लो ए और बी के बीच कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिस था, बी करने को तैयार है, लेकिन जो ए है वो बी को ही उसका पार्ट नहीं करने दे रहा है, ए ने ही उसको प्रिवेंट कर दिया है, ए की वजह से बी भी अपना पार्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो बी है वो हो गया प्रिवेंटेड पार्टी, तो बी के ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइडेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ए हायर्स बी टू रिपेयर हिज हाउस बट डज नॉट अलाउ टू बी एंटर द हाउस। ए ने बी को बोला तो मेरा घर रिपेयर कर, तेरे को इतना पैसा दूंगा, ठीक है। अब बी को लेकिन वो घर के अंदर ही नहीं आने दे रहा है, तो जो बी है वो तो प्रिवेंटेड पार्टी है, तो ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज वाइडेबल और कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है। नाउ सेक्शन नंबर 54, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस वेयर वन डिपेंड्स ऑन प्रायर परफॉर्मेंस। अब क्या है, देखो व्हेन परफॉर्मेंस बाय वन पार्टी ना, जो एक पार्टी की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है ऑन फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ अदर एंड दैट पार्टी फेल्स। अब इसमें क्या है, देखो तो फर्स्ट पार्टी कैन नॉट क्लेम परफॉर्मेंस एंड मस्ट कॉम्पनसेट। अब इसमें क्या है, ए और बी जैसे हैं दो पार्टीज, अब बी का काम डिपेंड करता है ए पे, अगर ए कुछ करेगा तभी बी कुछ कर पाएगा, लेकिन अगर ए ही नहीं कर रहा है तो बी का काम भी रुक गया। तो यहां पर एक पार्टी की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही है दूसरी पार्टी के काम पर, तो जो फर्स्ट पार्टी है ए, जो अपना काम ही नहीं कर पा रही है, वो परफॉर्मेंस पहले क्लेम नहीं कर सकता और उसको दूसरे को भी कंपनसेट करना पड़ेगा जो काम उसने नहीं किया। देखो, ए एग्रीज टू सप्लाई रॉ मटेरियल टू बी,
बी मस्ट मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम दोज मटेरियल। अब ए ने सप्लाई करने थे बी को रॉ मटेरियल, बी ने उससे मैन्युफैक्चर करने थे गुड। एग्जांपल मान लो ए ने वुड सप्लाई करनी थी, ए के पास वुड थी, और बी ने उसकी चेयर्स बना के ही ए को सप्लाई करनी थी। अगर ए ही फेल कर गया अपने काम में तो बी जो है वो बाउंड नहीं है मैन्युफैक्चर करने के लिए, और वो कंपनसेशन भी मांग सकता है, बी कंपनसेशन भी मांग सकता है अगर ए वुड ही उसको नहीं दे पाया। ठीक है, इजी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 55 और 56 यहाँ के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या याद रखना है, टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस सेक्शन के हैं 3 पार्ट। देखो 55 के पहले मैं आपको शॉर्ट में 3 पार्ट बता देता हूँ, 1, 2 एंड 3। तो जो इसका पैरा 1 है ना, वो कहता है टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस नॉट परफॉर्म्ड इन टाइम। टाइम एसेंस था लेकिन पार्टी ने नॉट परफॉर्म्ड ऑन टाइम, टाइम पर परफॉर्म नहीं किया, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल बन जाता है, वॉइडेबल। सेकंड पैरा में बोला है टाइम नॉट ऑफ एसेंस, जो टाइम था वो एसेंस नहीं था कॉन्ट्रैक्ट का, तो कॉम्पनसेशन ही मिलेगी आपको। थर्डली टाइम एसेंस था, टाइम ऑफ एसेंस एंड एक्विंसेंस गिवन, मतलब इंप्लाइड कंसेंट दे दिया कि तुम लेट कर सकते हो ये काम, तो नो कॉम्पनसेशन। तो 3 से पैरा है, देखो सिंपली अब मैं बताते हैं, अब देखो क्या बात। टाइम इज ऑफ एसेंस, सबसे पहला टाइम जो था वो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल पार्ट था, और प्रॉमिसर फेल कर गया अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने में उस गिवन टाइम पर। एग्जाम्पल, आपने होली के लिए रंग ऑर्डर किए कि होली पे मैं इनको बेचूंगा, लेकिन वो होली के 1 महीने बाद आए, तो अब तो आपको कुछ काम ही नहीं बचा उनका, अब तो यूज के ही नहीं रहे। तो टाइम एसेंस था लेकिन प्रॉमिसर फेल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी। तो आपके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाएगा। अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो कि भाई ले जाओ अपने वापस, ये कलर मेरे को चाहिए ही नहीं। देखो, ए एग्रीज टू डिलीवर वेडिंग ड्रेसेस ऑन 1 मार्च। ठीक है, किसी की शादी थी, उसको बोला 1 मार्च को दे दूंगा, तो यहाँ टाइम एसेंस था 1 मार्च को उसकी शादी थी। अगर डिलीवरी लेट हो गई तो बी में वॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, बी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, बी उसको वॉइड कर सकता है। पैरा 2, टाइम इज नॉट एसेंशियल। अब है कि टाइम एसेंशियल नहीं था, प्रॉमिसर फेल टू परफॉर्म, प्रॉमिसर फिर भी फेल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं बनेगा, बट प्रॉमिस इज एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन। ठीक है, आपने किसी को बोला मेरा घर रिपेयर कर दे, या फिर आपने बोला कि बारिश आ रही है, बारिशों से पहले मेरे घर में पेंट कर दो, लेकिन उसने बारिशों से पहले नहीं बारिशों के बाद किया, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन डिले तो हुआ, तो वहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं आप, वॉइडेबल नहीं बनेगा। अब है एक्सेप्टेंस ऑफ लेट परफॉर्मेंस, जहां पे टाइम एसेंस था लेकिन लेट परफॉर्मेंस होगी। मान लो, देखो, इफ द प्रोमिसी एक्सेप्ट द लेट परफॉर्मेंस विदाउट प्रोटेस्ट, उसने मान लिया, ही कैन नॉट लेटर क्लेम कंपनसेशन, वो कंपनसेशन भी नहीं मांग सकता अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग लेट परफॉर्मेंस उसने बोला ही गिव्स नोटिस रिजर्विंग द राइट, उसने बोला कि मैं कंपनसेशन मांगू। ठीक है, एक्सेप्टेंस आपने ले ली लेट। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली के लिए आपने पटाखे मंगाए, पटाखे आपने मंगाए लेकिन वो आए नवंबर में, मंगाए आए दिसंबर एंड में, तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो न्यू ईयर पे बेच दूंगा, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप बाद में कॉम्पनसेशन भी क्लेम नहीं कर सकते, वॉइडेबल तो बचा ही नहीं क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कॉम्पनसेशन भी क्लेम नहीं कर सकते डिले के लिए जब आपने एक्सेप्ट कर लिया उसको। तो ठीक है, 3 पैराग्राफ थे, इजीली मैंने आपको समझा दिया। नाउ द लास्ट सेक्शन, सॉरी लास्ट तो नहीं पर चलो एक और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ का, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन से भी याद रखना है आपने, सेक्शन नंबर 56, तो दिमाग में बिठा लो, सेक्शन नंबर 56 इज डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी या फिर फ्रस्ट्रेशन। अब क्या है देखो 56 में, सेक्शन नंबर 56 किस चीज की बात करता है, तो सेक्शन नंबर 56 बोलता है तो जो इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है ये, अब इम्पॉसिबिलिटी, इसमें भी 3 पैरा है, 1, 2, 3। पैरा 1 तो जो बात कर रहा है वो वॉइड एब इनिशियो की बात कर रहा है। ठीक है, वॉइड एब इनिशियो जो एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड है, जिसमें कुछ ऐसी इम्पॉसिबिलिटी है, जैसे आपने बोला कि चांद धरती पर लेके आ जाएंगे आप, यू कैन ब्रिंग मून टू द अर्थ, आप चांद धरती पे ले आए तो मैं इतने पैसे दूंगा, दैट इज इम्पॉसिबिलिटी, तो ये वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एग्रीमेंट। दूसरा पैरा बात करता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की, जिसको हम बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी।
तो उसमें क्या है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन लेटर ऑन बन जाता है वॉइड। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी पैरा 2 में ही बॉर्न हुई है। पैरा 2 बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। याद, कभी अगर पैरा भी पूछ लिया तो याद रखना है 56 का पैरा 2 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बन गया कि आप परफॉर्म ही नहीं कर सकते। थर्ड पार्ट बात करता है कॉम्पनसेशन की, थर्ड पैरा। तो देखते हैं क्या क्या बोला है। पैरा 1, एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। कोई भी इम्पॉसिबल काम करने को बोल दिया। ए एग्रीज टू डिस्कवर ट्रेजर अंडर द सी बाय मैजिक, मैं जादू से खजाना ढूंढ के ले आऊंगा सी के अंदर से। इम्पॉसिबल है ना, मैजिक तो होता ही नहीं है, दैट इज वॉइड। सेकंड, पैरा नंबर 2 जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। क्या है ये? अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड व्हेन परफॉर्मेंस बिकम इम्पॉसिबल। अब परफॉर्मेंस शुरू में इम्पॉसिबल नहीं थी लेकिन इट बिकम्स इम्पॉसिबल, बाद में इम्पॉसिबल बन गई या फिर बाद में अनलॉफुल बन गई ड्यू टू इवेंट्स बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ पार्टीज। मतलब पहले कोई चीज वैलिड थी, उसके लिए अब कोई कानून आ गया और लॉ ने उसको अनलॉफुल बना दिया, तो अब आप तो कर ही नहीं सकते ना उसको। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है? कोई चीज जो शुरू में वैलिड थी लेकिन बाद में या तो इम्पॉसिबल बन जाए या फिर अनलॉफुल बन जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एग्जांपल देखो, लॉ बदल गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, डेथ हो गई, इनकेपेसिटी हो गई प्रॉमिसर की, कुछ हो गया, वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज या फिर ऐसा कुछ हो गया। तो देखो जैसे चेंज ऑफ लॉ तो मैंने आपको बता दिया ना। जैसे मान लो ए ने कहा बी को कि मैं नेक्स्ट मंथ तुझे एक पेटी बियर की दे दूंगा, तू मेरे को इतने पैसे दे दियो, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसी मंथ वहां पर एक लॉ आ गया जिससे वो स्टेट बन गई ड्राई स्टेट, लॉ बदल गया, अब तो ये अनलॉफुल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, पार्टी कर नहीं सकती, तो इम्पॉसिबल हो गया, फ्रस्ट्रेशन, कर ही नहीं सकते उसको। सेकेंडली, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाना। ए और बी के बीच आज कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ए कि मैं तेरे को अपना हॉर्स दे दूंगा, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब वो हॉर्स मर जाता है, उसको पता नहीं है लेकिन वो हॉर्स मर गया, तो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। या फिर उसने कहा मैं वुड सप्लाई कर दूंगा तेरे को, लेकिन वुड के गोडाउन में आग लग गई, तो सब्जेक्ट मैटर ही जब बचा नहीं तो कैसे सप्लाई करेगा, तो फिर इम्पॉसिबिलिटी आ गई। डेथ इन कैपेसिटी ऑफ प्रोमिसर। अब प्रोमिसर ने कुछ प्रॉमिस किया था जो वो खुद ही कर सकता था, अब या तो उसकी डेथ हो गई तब भी नहीं कर सकता, या फिर वॉर या नेचुरल कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई जिसमें वो परफॉर्म करना ही पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, फ्रस्ट्रेशन हो गई है उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो फॉल करता है पैरा नंबर 2 में। तो अब रेमेडी क्या है? तो पैरा नंबर 3 बताता है कंपनसेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस इफ द प्रोमिसर न्यू द एक्ट वाज इम्पॉसिबल। अब प्रोमिसर को अगर पता था इम्पॉसिबल है या फिर अनलॉफुल है, फिर भी वो बना रहा है साथ सामने वाले के साथ, और प्रोमिसी को नहीं पता था, तो प्रोमिसर मस्ट कंपनसेट द प्रोमिसी, उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है, वो भी देख लेते हैं। देखो सबसे पहले पैराडीन वर्सेस जेन, केस का नाम भी याद रखना है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन और इम्पॉसिबिलिटी से रिलेटेड है। पैराडीन वर्सेस जेन 1647। तो इसमें क्या है, इन इंग्लैंड द कॉमन लॉ रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज दैट अ मैन वाज बाउंड टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन व्हिच ही हैज अंडरटेकन एंड कुड नॉट क्लेम टू बी एक्सक्यूज बाय मेयर फैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस हैज बिकम इम्पॉसिबल। तो इंग्लैंड में क्या रूल था कि इम्पॉसिबिलिटी नहीं चलती थी, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, दैट इज वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये पहला जो चलता आ रहा था इंग्लैंड में, वंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट, नो एक्सक्यूज फॉर इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। पैराडीन वर्सेस जेन का केस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते भी है। फिर आता है एक लैंडमार्क केस, टेलर वर्सेस कैडवेल 1863। इसमें एक पार्टी ने एक हॉल बुक किया, ठीक है, पार्टी से पहले, लेकिन वो हॉल हो गया डिस्ट्रॉय, और ऑनर की कुछ हाथ में नहीं था, वो जल गया, कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा हुआ। तो इस केस में हेल्ड किया कि कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। ये केस गया था ये केस गया था क्वींस बेंच में, क्वींस बेंच ने सुना था इसको, क्वींस बेंच ने इस केस को सुना था। तो यहां पर एक्सेप्शन आई पैराडीन वर्सेस जेन की, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहां पर आई और कहा कि जो हॉल बुक किया था वो तो बर्न डाउन हो गया और दैट वाज नॉट इन द हैंड्स ऑफ, उसको बचाना ऑनर के हाथ में नहीं था, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो गया है, फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, देयरफॉर नो कॉम्पनसेशन। तो अगर पूछे कौन से केस में आया था, टेलर वर्सेस कैडवेल, टेलर वर्सेस कैडवेल में आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन,
ठीक है। अब इससे होती क्या है देखो, फ्रस्ट्रेशन सिग्निफाइज अ सर्टेन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस अराइजिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं द अकरेंस ऑफ विच इज ड्यू टू नो फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी, दोनों पार्टी की कोई गलती नहीं है, एंड विच रेंडर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल, तो उसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सिंस द इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन is to kill the contract and discharge the parties from further liability, the doctrine is not to be lightly invoked and must be kept in narrow limits which ought not to be extended। तो इसके लिए कहा भी गया है कि ये जो पार्टी है, ये जो डॉक्ट्रिन है, ये दोनों पार्टी को डिस्चार्ज भी कर देती है, इसलिए इस डॉक्ट्रिन को हमें नैरोली यूज करना चाहिए, हर केस में उठा के यूज नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में ये भी बोला गया था। अब एक और केस आता है, एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 2017 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कि दो कंपनीज थी, ठीक है, दो कंपनीज थी उनके बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट, गुजरात और हरियाणा की शायद, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेंडर हुआ, बोथ ने अडानी ग्रुप को चूज किया और अडानी ग्रुप लग गई वहां पे बनाने। गुजरात के लिए 1000 मेगावाट यूज कर रहे थे और हरियाणा के लिए 1424 मेगावाट बिजली बना रहे थे। तो लास्ट 40 ईयर से ना कोल के प्राइसेस जितने चल रहे थे उस हिसाब से अडानी ग्रुप ने जो कॉन्ट्रैक्ट भरा था उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इमीडिएटली हाइक हो गया, हाइक इन कोल प्राइसेस। ठीक है जी, अडानी ग्रुप ने बोला हम तो नहीं कर सकते जी, हमारे लिए तो हो गया ये इम्पॉसिबल, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लगाओ, हम जा रहे डिस्चार्ज करो भाई, कोल के प्राइस बढ़ गए, हम कैसे बनाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी साहब को बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को बोला कि दिस इज नॉट इम्पॉसिबिलिटी, इट इज मेयर डिफिकल्टी। उन्होंने कहा इट इज मेयर डिफिकल्टी, कोल प्राइस राइज हुए वो कि इम्पॉसिबल थोड़ा नहीं होगा, कोल तो मिल रहा है, खरीदो और बिजली बनाओ, तुम्हारा तो कॉन्ट्रैक्ट था। तो इट इज राइज इन फॉरेन कोल प्राइजेस इज मेयर डिफिकल्टी नॉट इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट नीदर द फंडामेंटल बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिसलॉज्ड, फंडामेंटल बेसिस नहीं हिला, नॉर वॉज देयर एनी फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट except for the rise of price of coal. Alternative modes of performance were available, although at a higher price. This does not lead the contract being frustrated. Therefore, it will remain to be valid contract and has to be performed. तो ये valid रहेगा contract और उनको perform करना पड़ेगा। Next, गंगा शरण versus रामचरण 1952। इसमें बोला था डॉक्ट्राइन मस्ट बी अप्लाइड नैरोली, हर केस में उठा के नहीं अप्लाई करनी है क्योंकि दोनों पार्टी डिस्चार्ज हो रही है। फिर सत्य भरता घोष वर्सेस मुंगीर राम बांगुर 1954 सुप्रीम कोर्ट, ये इंडिया का एक लैंडमार्क केस है इस डॉक्ट्रिन पे। तो इसमें क्या बोला गया इस केस में बोला गया इम्पॉसिबिलिटी डज नॉट मीन लिटरल इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस मस्ट बिकम इम्प्रैक्टिबल। तो जो परफॉर्मेंस है अगर वो इम्प्रैक्टिकेबल हो जाए तो वो होती है इम्पॉसिबिलिटी, नॉट लिटरल इम्पॉसिबिलिटी, हम मतलब निकालेंगे। तो ये थे हमारे आज के सेक्शंस, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के करेंगे और शायद एक या दो क्लास में कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा खत्म, फिर हम करेंगे कोई नया सब्जेक्ट शुरू। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।